गांव की एक लड़की जो गांव की पहली ग्रेजुएट होती है, आगे चल कर के पोस्ट ग्रेजुएट होती है, बीएड भी करती है और सिलसिला यही नहीं रुकता, वो भारत की पहली माउंट एवरेस्ट विजेता हो जाती है। और सिलसिला यहाँ भी नहीं रुकता है। जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है इंदिरा गांधी से, तो इंदिरा गांधी कहती हैं कि मुझे और बजेंद्री पाल चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अन्य अमृता। आप देख रहे हैं टीवीसी गपशप और आप समझ चुके हैं कि हमारे आज के मेहमान कौन हैं। बजेंद्री मैम, आपका स्वागत है टीवीसी गपशप में। थैंक यू सो मच अनी। और आपसे पहले भी रूबरू होने का मौका मिला है, यह मौका सौभाग्य रहा है। पता नहीं वो क्या बात है मैम कि कितनी बार भी आपकी कहानी सुनूं तो कम ही लगती है। लगता है कि फिर सुनूं और फिर से उस दौर को हम समझें कि किन हालातों में कैसे आपने ये सफ़र तय किया, और बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो हम चाहेंगे कि मैम फिर एक आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे इतने 5-5 किलोमीटर पैदल चलकर जाने वाली पहली गांव की लड़की जो ग्रेजुएट होती है, उसने ये जो है सफ़र तय किया पहली माउंट एवरेस्ट विजेता होने का। सबसे पहले तो थैंक यू एनी, एंड बधाई है अंतरा और आपको। आपने एक नया कुछ शुरू किया है जो सुन के बहुत ही अच्छा लगा है। मेरी ऑल गुड विशेज आप लोगों के साथ में है। और काफ़ी सालों के गैप के बाद आपसे मुलाकात हुई तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं तो जैसे आपने बताया, परिचय दिया कि मैं एक छोटे से गांव से, और स्कूल जाना भी 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर वापस, यानी एवरी डे 10 किलोमीटर्स। तो ये, और फिर उसके बाद जो टाइम बच जाता है घर के सारे काम काज करना, जंगल जाना, तो ये सब था, ये सारा कुछ था। और इससे भी बहुत कुछ लर्न करते हैं इंसान, मेहनत करने से। और जो स्ट्रगल होता है, जो संघर्ष होती है, वो भी एक बहुत बड़ा टीचर होता है। तो मेरा पालन पोषण तो वही हुआ था। और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है, वो मैं देखती थी कि वहाँ पे गांव में और अगल बगल के गांव में हर जगह महिलाओं की बड़ी, मतलब वो लोग जैसे मशीन के जैसे सवेरे से शाम तक, रात तक, या तो खेतों में काम करना, आना लेट आना, फिर घर में बच्चों की देखभाल करना, खाना पीना बनाना, बस उतने तक सीमित लाइफ। शिक्षा से दूर थी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाते नहीं थे मैम लड़कियों को आपके गांव में? नहीं, कहाँ था उस समय, तो खैर पढ़ाई का कहीं नहीं था। फिर इंडिया में जो अर्बन एरियाज में वहीं पर होता था। गाँव के हाल तो बुरे थे। और वहाँ पे जो सोच है कि लड़कियों को क्यों पढ़ाना है, वो तो शादी करके पराया घर चले जाएंगे, ये सोच तो बहुत ज़्यादा था। और तो लेकिन मेरी सोच कुछ अलग थी। मैं जो देखती थी चारों तरफ महिलाओं की जो मेहनत, और वो एक बॉन्डेड लेबर की तरह से काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा यहाँ से अगर बाहर निकलना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है अच्छा एक शिक्षा, एजुकेशन। तो बस मैंने भी 8th किया, और फिर घर वालों ने सोचा कि ठीक है, चिट्ठी पत्री लिखना आ जाता है तो अब काफ़ी है। अब उन्होंने कहा कि बस हो गया। लड़कों को तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थे, प्रेफरेंस होता था लड़कों को। मेरे भाई तो जाते थे, स्कूल जाते, कॉलेज। तो लेकिन मैं तो उतने से सेटिस्फाइड नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है घर वाले नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। साधारण सा एक गरीब परिवार, 5 भाई बहनों का देखभाल करना, पालन पोषण अपने में एक चुनौती था ही। पिता क्या करते थे? पिताजी तो पहले बहुत पहले, शायद 1950 से पहले तिब्बत का व्यापार करते थे वो। अच्छा। लेकिन बाद में उसको छोड़ करके उन्होंने उत्तरकाशी में माइग्रेट हो गए थे। कुछ छोटे मोटे बिजनेस के लिए आए होंगे, लेकिन उस समय तो गाड़ियाँ होती नहीं थी। वहाँ आए तो वहीं रह गए। मेरी माँ उत्तरकाशी से, वहीं शादी की। तो मतलब एक स्क्रैच से शुरू किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है कि मेरे पिताजी ने किस तरीके से शुरू किया एक नई ज़िंदगी। तो मैं पढ़ाई लिखाई की बात कर रही थी। तो मेरा तो लक्ष्य था कि मैं हायर एजुकेशन लूँ। घर की हालत इतनी नहीं थी, और हालत से ज़्यादा लोगों की सोच नहीं थी कि लड़कियों को पढ़ाना है। तो मैंने 8th के बाद जब घर में रही तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्राइवेट करती हूँ। तो मैं सारा काम करती थी, पूरा घर का सारा काम। आपके वीडियोस देखते हैं हम लोग, उसमें आपको काम करते हुए दिखाया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। और तो जो टाइम बचता था मैं पढ़ाई करती थी, मैं प्राइवेट दूंगी। तो मेरी ये लगन जो थी, मेरा देख करके मेरे बड़े भाई जो खेल कूद में अच्छे थे लेकिन पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन घर से पूरा उनको सपोर्ट था। तो उनको लगा देखो ये इतने पढ़ने में इतना करती है, मेहनत करती है। तो उन्होंने कन्विंस किया पेरेंट्स को कि
इसको भेज दो बस। एक बार फिर मैंने हाई स्कूल किया, फिर मैंने मेरा गोल बना कि मैं डॉक्टर बनूंगी, बायोलॉजी लेकर के मैंने इंटरमीडिएट किया और प्री मेडिकल टेस्ट में अपेयर भी हुई, लेकिन मैं बहुत घुमक्कड़ भी थी। घूमना पिकनिक करना कोई डल मोमेंट मेरा होता नहीं था। बचपन में गांव में वहाँ पे एक एसएसबी के होते थे, वो लोग कोर्स कराते थे जो लोकल लोगों को सेल्फ डिफेंस का, ताकि इन क्योंकि बॉर्डर एरिया में है तो वहाँ पे कभी लड़ाई लग गई तो हमको अपना आना चाहिए अपनी रक्षा हम खुद करें, और कैसे हथियार को चलाना है उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। इस तरह की ट्रेनिंग होती थी। अच्छा। तो उसमें मैंने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया उसमें। हाँ, राइफल शूटिंग एंड कभी वो ब्लाइंड फोल्ड करके लाइट मशीन गन, स्टेन गन, राइफल, उसको कैसे उसके पार्ट्स निकालना, फिर उसका कंपटीशन हुआ करता था। ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये पार्ट जो है बहुत कम आपने उस पर बात भी किया। ये कल मैंने शेयर किया इसलिए मुझे याद है, इसलिए मैं आज भी शेयर कर रही हूँ। तो वो सब करते थे, उससे एक व्यक्तित्व का एक शेप हुआ। सिर्फ स्कूल और घर जाने से नहीं होता है, ये सारे जो एक्सपोजर मिले और ये जो कुछ मैंने किया उससे जरूर मैं एक निडर और अपना सेल्फ बिलीफ है, तो इस तरीके से ये हुआ। और फिर पढ़ाई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। अपने कॉलेज में मैं 3 साल गर्ल्स चैंपियन रही थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। तो उसके बाद फिर लगा कि मेरा इंटरेस्ट अभी वो पढ़ाई में उतना नहीं हो पाएगा, साइंस लेके डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर के। तो फिर मैंने कहा मैं अपने जो आज़ादी है उससे क्यों मैं कॉम्प्रोमाइज करूं, मैंने साइंस छोड़ के आर्ट्स में गई। अच्छा, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने देहरादून से संस्कृत में था संस्कृत में किया। ये भी क्योंकि उत्तरकाशी में संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो मुझे तो घर से बाहर निकलना था, अपने स्टेट से बाहर निकलना, अपने शहर से बाहर निकलना, घूमने का बहुत शौक था मेरे को, अभी भी है। तो फिर वहाँ से मैंने एमए किया, उसके बाद बीएड किया, फिर 1 साल घर में थी कुछ सुटेबल मैचिंग जॉब के इंतजारी में, क्योंकि हमको पढ़ाई लिखाई में पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया उन्होंने। एक बार तो मेरी माँ ने अपने गोल्डन चेन था वो भी, जब मैं एमए कर रही थी देहरादून से, पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 के लिए घर में पैसा नहीं था। बड़े भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे और वो कश्मीर में थे, बहुत दूर दराज में। तो मनी ऑर्डर आया करता था, मनी ऑर्डर नहीं आया तो अब क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क। तो फिर उदास सी थी, तो मेरे पिताजी शाम को आए, बोला बचिंद्री तैयार हो जाओ, कल चली जाओ देहरादून। तो बाद में पता चला कि मेरी माँ का एक गोल्डन चेन था, उसको बेच करके। तो ये चीज़ हमेशा रहता है ना कि कितने माँ बाप करते हैं आपके अपनी वो छोटी मोटी लालच सोने का, उसको छोड़ त्याग कर दिया। भले 8th के बाद बोलते थे कि अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जब आपकी लगन देखी तो इतना अपने तक गहने त्याग बेच दिया। हाँ। एक ही था शायद वो चेन। और फिर उसके बाद फिर बीएड किया। तो फिर 1 साल घर में जो मैं बता रही थी, तो मैं एक सुटेबल जॉब के लिए छोटे मोटे ऑफर तो आते थे, लेकिन उसके पीछे माँ पिताजी का इतना बड़ा सेक्रीफाइस था, तो मैं सोचती कोई अच्छा ही जॉब हो। कुछ अच्छा तो 1 साल बहुत टफ टाइम था मेरे लिए घर में, और कई जगह अप्लाई भी किया था, लेकिन इतना आसान तो तो ये जो नहीं हम था। लोग को बताया जाता है, सुनते हम लोग कि उस जमाने में जब लड़कियां उतनी नहीं पढ़ती थी, जॉब तो ऐसे घर पे आते थे, ऐसा कुछ नहीं था क्या? तब भी नौकरियों की दिक्कत होती थी? अब बिल्कुल होती थी, होगी, मुझे तो खैर बहुत ये हुआ। और टीचिंग जॉब में ही होती थी लड़कियों की, तो टीचिंग में ही बस, और में तो मुझे तब तो कुछ था ही नहीं ऐसी अपॉर्चुनिटीज। तो प्राइमरी तक का ये तो आते था मेरे को ऑफर, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने बीएड किया, एमए बीएड किया और इतना कुछ किया। तो वो 1 साल में बहुत कुछ हुआ। तभी मैं जब गांव में थी बेरोजगार, तो वहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है मेरे गांव के बहुत पास में, करीब 10-15 किलोमीटर। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो ऐसे गांव में लोकल, मेरा जो गांव था वहाँ पे आए थे वो, और एक लोकल बॉय को लेकर के साथ में। तो जो लोकल लड़का था वो मुझे जानता था, तो उन्होंने मेरा परिचय कराया, कर्नल प्रेमचंद उनका नाम था, और बताया कि इसने एमए बीएड किया, अभी घर में है क्योंकि जॉब की इंतजारी में। तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि तुम क्यों नहीं माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए जाते हो, अच्छा, जहाँ पे देश विदेश से आते हैं, तो वो करो। तो बस वहाँ से मुझे ये मन बना लिया कि मैं माउंटेनियरिंग करूँगा। एवरेस्ट नहीं,
उस वक्त सिर्फ वो पर्वतारोहण का था, तो हाँ, वो ट्रेनिंग। और भी लड़कियां आती थी वहां पे, या फिर आपसे शुरुआत हुई, मतलब या उस साल से शुरुआत हुई उस मेरे गांव से तो खैर मैं ही थी, आप ही थे? हाँ, लेकिन देश के हर कोने से आते थे। आते थे। वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र ये बहुत आगे थे, वहाँ पे काफ़ी अवेयरनेस था लोगों में। और हमारा तो खास कर क्योंकि हम तो पहाड़ी हैं और अब पहाड़ चढ़ के क्या करेंगे वो सोच था लोगों हाँ, में। मतलब वो सबसे बड़ी ये बात थी कि पहाड़ चढ़ के क्या होगा, और हम तो रोज ही पहाड़ चढ़ रहे पहाड़ हैं, रोज देख रहे हैं तो स्कूल जा रहे कोई बड़ी हैं बात पहाड़ नहीं को है। क्रॉस करके, और पानी के लिए, घास के लिए, हर चीज के लिए हाँ, ये पहाड़ तो स्पोर्ट्स या चढ़ना ही पड़ता करियर था। हो सकता है, ये किसी ने नहीं नहीं नहीं, सोचा बिल्कुल था। भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब सिर्फ डिफेंस के लोग करते हुए दिखते थे, मेरे बड़े भाई ने भी किया, लेकिन उन्होंने कभी मुझे तो कभी एनकरेज नहीं किया। लेकिन छोटे भाई को बोलते थे कि हाँ राजू, तू अगर अच्छा परफॉर्म करेगा पढ़ाई में या किसी में, तो तुझे मैं माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए स्पॉन्सर करूंगा। मतलब वो सोच ही नहीं थी कि कोई सोचे कि लड़की जा हाँ सकती बिल्कुल, है, ये थिंकिंग थी। क्योंकि काफ़ी हार्डकोर स्पोर्ट है माउंटेनियरिंग, तो लोग कंसीडर करते नहीं, लड़कियां तो बहुत एकदम नाजुक होती हैं, वो सोच भी था। तो आप वहाँ गई, फिर उसके आगे फिर कैसे रास्ता खुला आगे का, जब आप वहाँ गई बस प्रशिक्षण उसके के बाद मैं माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए गई और बहुत अच्छे से किया, क्योंकि मेरा जो अपब्रिंगिंग, मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं तो ऑलरेडी लिए? ऑलरेडी आप एकदम आप तैयार तो थी, अपॉर्चुनिटी की एसएसबी की जरूरत थी। ट्रेनिंग के साथ आप रेडी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि सारा माहौल सारा कुछ तो वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं होता अगर तुम टफ नहीं है, अपने काम खुद नहीं करते हैं और जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं। तो ये लीडरशिप की ये ट्रेनिंग तो गाँव में ना शुरू से हो जाती है, छोटे भाई बहनों का ख्याल करो और सब चीज़। तो फिर बहुत अच्छे से किया, नोटिसेबल परफॉर्मेंस एंड विद ए ग्रेड, और बहुत खुश थी। तब मैंने सोचा मैं नेक्स्ट ईयर एडवांस कोर्स के लिए जाती हूँ। और लेकिन इन बिटवीन मुझे एक चिट्ठी मिला, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, अच्छा। जो एपेक्स माउंटेनियरिंग बॉडी इंडिया है, जो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए। तो वहाँ से मुझे लेटर मिला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है प्री एवरेज सिलेक्शन एक्सपीडिशन के लिए। अच्छा, जो उस वक्त तय हुआ था सरकार की तरफ से ना? हाँ, इंदिरा जी मूविंग प्रधानमंत्री फोर्स इंदिरा थे गांधी। उनके पीछे की महिला को भी ये मौका मिलना चाहिए। तो मैं तो समझ में नहीं आया, प्री एवरेस्ट सिलेक्शन एवरेज के लिए ये कैसे मैं कैसे आ अभी गया? इसके लिए तैयार हूँ। मैं तो अभी जस्ट फॉर्मल माउंटेनियरिंग के शुरुआती दौर में हूँ। तो मैंने ना उसका रिस्पॉन्स ही नहीं किया, मुझे अपना विलिंगनेस भेजना था, अच्छा। मैंने उसका रिस्पॉन्स ही नहीं किया। और थैंक गॉड कि उसके बाद रिमाइंडर भी आया। ओह, अच्छा। रिमाइंडर नहीं आता तो मैं यहाँ नहीं होती अभी। ओह, तो रिमाइंडर आया तो तब मैं अपने इंस्ट्रक्टर के पास गई, उनसे पूछे ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रिमाइंडर आया, फिर आपने हाँ। माइंड मेकअप किया? आप माइंड मेकअप किया, मैंने सोचा पहले मैं सलाह कर लेती हूँ क्या अपने करना इंस्ट्रक्टर से जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया है, तो कि है क्या ये। तो जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा अवसर है, और क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, इतना एक्सपोजर नहीं, इसलिए मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ कि ये कितना तो बड़ा रिमाइंडर नहीं मौका है। आता तो आप यहाँ नहीं होती। हाँ बिल्कुल। और फिर बस फिर तो फोकस हो गई, फिर एडवांस कोर्स किया, प्री एवरेज सिलेक्शन एक्सपीडिशंस हुए। जब एक्सपीडिशन हो रहे होते तब तो ठीक है, जब नहीं हो रहे थे, जब घर में होती तो बहुत टफ ट्रेनिंग मैंने किया। रोज मेरे गांव के पीछे एक पहाड़ी थी, उसके ऊपर मैं अपने रक्षक में कुछ पत्थर लेके, अच्छा, हाँ खुद से मेरे, करती थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर स्टेप वाज टुवर्ड्स माय गोल एवरेस्ट के लिए। तो मेरे पिताजी ना तराजू में तोलते थे ये पत्थर, क्योंकि मैं अपने बैग में लेकर के उस पहाड़ी के ऊपर जाती थी। तो पिताजी, गांव वाले को क्या उस समय तो कोई अवेयरनेस थी नहीं माउंटेनियरिंग का, लेकिन मेरे पिताजी खुश होते थे कि ये मेहनत कर रही है। कर रही है, हाँ। बस मेरे पिताजी और माँ से मैंने यही सुना, बस मेहनत करो और ईमानदारी से करो, जो भी तुम टास्क लेते हो उसको अपना पूरा दो, 100% दो, और ऐसे नहीं कि उसमें टाल बराई या कुछ ऐसा। ये चीज़ विरासत में मिला मुझे तो पेरेंट्स से। तो पिताजी खुश होते थे, वो तोलते थे और मेरे पत्थर मेरे बैग में रखते थे। तो मैं रोज़ पहाड़ी के ऊपर जाती थी पत्थर छोड़ करके, और वापसी में घास लकड़ी कुछ भी लेके आती थी, अच्छा, ताकि घर वालों को ये नहीं लगे कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ। घर को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, फायदा सही। क्योंकि उनको तो वो फ़ायदा ज़्यादा ज़रूरी था बजाय कि मैं क्या कर रही हूँ।
तो मेरी माँ बहुत दुखी होती थी कि गांव वाले सबको जोक लगता था कि एमए बीएड करके अगर यही करना क्या है कर रही है? तो फिर क्या फायदा है क्या इनको पढ़ा फायदा? के। तो मेरी माँ अक्सर कहती थी कि लोग क्या कह रहे होंगे, तुम पढ़ाई लिखाई के बाद ये कर रही हो, जंगल जा रही है और घास लेके आती हो, लकड़ी लेके आती हो, जो भी है। मेरे लिए तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, ना तभी था ना अभी भी, हमेशा। तो मैं माँ को कहती थी कि जब समय आएगा तो शायद पता चलेगा, मुझे मेहनत करने दो। और मैं क्या बताऊँ अभी, मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं कैसे किसी को समझा सकती हूँ। तो वो बहुत माँ पिताजी के लिए बहुत मुश्किल टाइम था कि लोग क्या कर रहे होंगे, ये तो एक मजाक हो गई जैसे। हाँ, हाँ। एमए बीएड करके, जो कि मेरे गांव में, अगल बगल गांव में कोई नहीं थी तब लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी, और उसके बाद में जो कर रही थी। तो वो बहुत ही टफ टाइम था मेरे लिए, बहुत लोग ही। हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। हाँ हाँ, पीछे में बात करते थे कि देखो वो कर रही है बचिंदी, क्यों कर रही है, क्या। एक लोनली स्ट्रगल था, लेकिन तभी भी कभी गिव अप नहीं किया, लेकिन रास्ता अपना नहीं बदला। और उसी दौरान में टाटा स्टील से जॉब ऑफर मिला। अच्छा, अच्छा। वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बहुत बड़ी। क्योंकि आप टीचर तो बनना चाहती नहीं थी और हाँ जो चाहती थी हाँ वो हाँ हुआ फिर। हाँ। और एवरेज के विषय में इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में जितना कि टाटा के विषय में लोग जानते थे, हाँ, हाँ। है ना। टाटा कंपनी के बिल्कुल। विषय में तो कौन नहीं जानता। तो जब टाटा से जॉब ऑफर मिला तो वो लोगों का नजरिया बदल दिया बदल लोगों गया। का, कि अरे बाप रे, ये अब तो धीरे 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 अच्छे दिन मेरे आने लगे। और अच्छे दिन टफ, आने लगे। हाँ। बहुत मेहनत तो मैं करती थी। सिलेक्शन भी हो गया, फिर फाइनल सिलेक्शन हो गया था। हम लोग टीम में करीब 7 महिलाएं थी और 13 मेल मेंबर्स। तो बस फिर 7 मार्च को शायद हम निकले दिल्ली से, पहली बार फ्लाइट में बैठी, अच्छा, वो भी एयरफोर्स का जो कार्गो वाला, अच्छा। स्पेशल उनका जो विमान था उससे आप कार्गो जो कार्गो। गुड्स का होता है। हाँ, हाँ। और तब मेरी एक फ्रेंड थी, एयर इंडिया से थी, हाँ। वो मुझे कह रही थी बचिंदी फ्लाइट ऐसे नहीं होता है, ये तो गुड्स का है, तुझे मैं एयर इंडिया के फ्लाइट में कभी ले चलूंगी। ले चलूंगी। वो बोलती थी बेचारे। तो उसके बाद बस फिर मेरे लिए तो हर दिन नया दिन, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, क्योंकि मेरा सबसे लिस्ट एक्सपीरियंस था उस एक्सपीडिशन अच्छा, में। उस पूरे ग्रुप में, अब पूरे टीम में टीम में। बहुत कम, और लोगों का तो काफ़ी रिनाउंड लोग थे, अच्छा। बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, बहुत बड़े बड़े पर्वतारोही लोग उसमें थे। तो मेरे लिए बहुत बहुत लर्निंग था सब लोगों से, अपने विषय में और उन लोगों के विषय में, पहाड़ के विषय में। तो ये जर्नी शुरू हुआ था पूरा, कुछ सीखो। और बहुत ओपन माइंड से गई थी मैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होना भी कभी कभी अच्छा ही होता है, क्योंकि फायदा मुझे कर ज़्यादा देता है। हैजर्स पता नहीं है, पता नहीं, तो ज्यादा डर नहीं रहता है। ज़्यादा डर नहीं होता है, बिल्कुल और सच कुछ में। कर दिखाने हाँ का जुनून। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही था। और बस फिर एक्सपीडिशन शुरू हुआ, और धीरे धीरे एक्लिमेटाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, कि एक लोग कोई एक दिन में कोई भी पहाड़ नहीं चढ़ते हैं, और एवरेज जैसा पहाड़ के चढ़ने के लिए तो महीनों लगते हैं। तब तो 3 महीने लगे थे हम लोगों को, और वो सब एक्लिमेटाइजेशन, क्लाइंबिंग हाई, मार्च से स्लीपिंग अप्रैल, लो, हाँ, 23 मई हाँ, को आप लोगों ने क्लाइम किया था। विजय और किया था। 7 जून को हम वापस दिल्ली पहुंचे थे, 7 मार्च से 7 जून। 7 जून। और वो तो खैर वो दूसरे लेवल की एक्सपीरियंस था, जब एक बार। तो आप तो कई बर्फ के बीच भी दब गई थी, इस तरह की बातें आती। हाँ हाँ, काफी हाँ मुश्किल हाँ, था। मुश्किल तो था, हर चीज़ नया था, एक्साइटमेंट बहुत था, उस वक्त क्या उम्र लगता थी। था मैम? आपकी एक तस्वीर भी है जिसमें आप पूरी तरह से दबी हुई हैं। वो हुआ था, वो था हमारा बेस कैंप के बाद हमारे छोटे छोटे कैंप्स होते हैं, और जो मेन जो टारगेट है, गोल हाँ, है, हाँ। एवरेस्ट की चोटी, वहाँ तक पहुँचने के लिए छोटे छोटे कैंप्स होते हैं। ये हम लोगों को भी बताते हैं कि भाई अगर तुमने एक टारगेट सेट किया है तो उसको कैसे अचीव करना है, छोटे छोटे गोल्स स्टेप बाय बनाओ। स्टेप जो होता है। ऐसे तो हमारे करीब 4-5 कैंप्स थे, और ये जो हादसा हुआ था वो कैंप 3 था। कैंप 3 था। कैंप 3 यानी 23,000 फीट के आसपास, सी लेवल से ऊपर। वहाँ हम पहुँचे थे, और हमने रात को पानी वानी बनाया। पानी पीना जितना जरूरी है, बनाना उतना ही चैलेंजिंग, क्योंकि वहाँ पे एयर में जो मॉइस्चर है ना वो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ड्राई एयर है। और हम लोग तो टू मेकअप द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन
हम बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, तो जो जो ड्राई एयर हम ले रहे हैं और जो कम्प्लीटली वेट एयर हम छोड़ रहे हैं, उससे डिहाइड्रेशन का बहुत, और डिहाइड्रेशन है तो तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला काम है पानी पीना। लॉस ऑफ एपिटाइट बहुत होता है, पानी पीना है, चाहे वो पॉरीज के रूप में या जूस के रूप में, चाय, कॉफ़ी, दलिया, कुछ भी। तो उस रात को भी हमने बना दिया था और फ्लास्क में डाल दिया था। अब कल हायर कैंप में जाना था हमको, 4th कैंप में। लेकिन रात को 12:30 बजे बहुत जोर की ब्लास्ट की जैसी आवाज़ आई। अच्छा। और मैंने सोचा शायद ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर में रखे हुए थे टेंट के बाहर, शायद वो बस्ट हो गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद लगा कि मेरे बॉडी के ऊपर बहुत हैवी कुछ वेट। अच्छा। तब मुझे लगा कि अरे मैं तो एवलांच के नीचे दब गई हूँ। और तब यही लग रहा था ये कैसी मौत है कि मुझे थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगी और मुझे एहसास होगा कि मैं मर रही हूँ। लेकिन तभी मेरे जो टेंट में जो क्लाइंबिंग पार्टनर थे, उनके पास स्विस नाइफ था, उन्हें टेंट को काटा, खुद बाहर निकले और मुझे खींच खींच के बाहर निकाला। ये 12:30 बजे रात की बात है, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा की रात थी, इसलिए बाहर बहुत ब्राइट था। बहुत ही वो मून लाइट से जो और बर्फ के ऊपर जब रिफ्लेक्शन से तो एकदम ब्राइट होता है ना उजाला। तो बाहर निकाला और फिर बाहर देखा जो हमारे दूसरे साथी लोग थे, वो लोग भी कोई दबे थे, कोई किसी का रिब ब्रोकन था, लेग फ्रैक्चर था, हेड इंजरी थी कई लोगों की। बहुत खराब, पूरा पैनिक वाला सिनारियो था वहाँ पे। तो फिर रात को एक टेंट हमारा बच गया था छोटा सा, जिसमें हम खाना बनाते थे, पानी गर्म करते थे, उसमें कोई सोया नहीं था, वही सब वो सेफ था। और बाकी तो सारे कोलैप्स हो चुके थे। फिर नीचे से लोअर कैंप में हमारे लीडर थे और हमारे टीम मेंबर्स थे जो सपोर्ट टीम। तो रात को वहाँ से 1 बजे चले और सवेरे 5 बजे पहुँचे। तो एक तरह से जैसे मौत के मुंह से हम बाहर निकले थे। लेकिन मैं उसके बाद भी मेरा हौसला काफ़ी बुलंद था, और वो शायद हौसला बुलंद इसलिए था कि मैं एक मौत के मुंह से बाहर निकली हूँ। इसका मतलब भगवान चाहता है कि भगवान चाहता है कि आप कुछ मैं जो कंटिन्यू है, करूँ। रियली जो आपने सोचा है कि नहीं भाई मुझे बीएड करके टीचर नहीं बनना है, जो कुछ अलग करना हाँ, है हाँ। और इस क्षेत्र में जाना है, तो वो उससे मेरा हौसला काफ़ी बुलंद था। लोग जिनकी चोट लगी थी बहुत लोग करा रहे थे लोग, और दूसरे लोग जिनको चोट नहीं लगी थी लेकिन सदमा तो लगा था। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर वहाँ से जब लोअर कैंप में आए तो जो लोग इंजर्ड थे उनको तो जाना था काठमांडू ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जो लोग इंजर्ड नहीं थे, और मेरे सिर में भी थोड़ी चोट आई थी, लेकिन जो दूसरा चोट लोगों को देखा, मैंने इंजरी देखी तो मैं तो अपना भूल ही गई। इनफैक्ट मैंने सबको चाय पिलाई वहाँ पे कैंप में बना के, और हॉट ड्रिंक्स वगैरह। तो जब हम नीचे लोअर कैंप में बैठे थे, मैं किसी की फर्स्ट एड कर रही थी, किसी शेरपा की। तो जब हमारे लीडर आया और उन्होंने एक 1 by 1 सबसे पूछा कि क्या तुम फिर कंटिन्यू करोगे, तो सब ने कहा कि नहीं, कि हम वापस जाना चाहते हैं, कि ठीक ठाक है तो फिर दोबारा आ जाएंगे। जब मेरा टर्न आया, जब लीडर ने मुझे पूछा, तो मैंने कहा सर गिवन अपॉर्चुनिटी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। एंड वो मेरा ज़िंदगी का एक बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट बोलती हूँ मैं, कि वो था। और पूरा ही ज़िंदगी फिर उस दिन भी अगर घबराहट थोड़ी भी आती तो फिर अलग थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आती ना, तो फिर नहीं हो पाता था। वो मैं बिल्कुल ही पॉजिटिव थी, ये सोच के कि वहाँ से बच के निकली हूँ। और ये भी सोचती हूँ कि मैं बार बार तो नहीं होता ना किसी के साथ, एक बार ऐसा बड़ा हादसा हुआ है जहाँ से मैं बच के निकली हूँ, तो जरूर नहीं मैं दोबारा उधर से जाऊंगी तो फिर मेरे साथ होगा। तो ये सोच भी आपको बहुत स्ट्रांग बना के रखती है, दृढ़ निश्चय बना के रखती है। और बस फिर वहाँ से एक नई टीम बनी, और फिर हम एक रात मुझे उसी टेंट कैंप में गुजारना पड़ा, जो कि बहुत भयानक था। मैं सोच रही थी कि एक बार तो मैं यहाँ से बच गई थी, ऐसा तो नहीं कि मैं दोबारा आई हूँ इसीलिए, ऐसा सोच। लेकिन मैंने कभी ये नेगेटिव जो थॉट्स आ रहे थे, मैंने कभी अपने साथियों से शेयर नहीं किया, क्योंकि ऐसी जगह में अगर आप नेगेटिव बातें शेयर करते हैं ना, तो लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। आसपास के लोग भी फिर डर जाएंगे। और बिल्कुल मोटिवेट करने का वो जो अच्छी पॉजिटिव बातें करो, सब कुछ करो। तो बस वहाँ से मैं दुर्गा की मूर्ति मेरी माँ ने दी थी, हनुमान चालीसा लेके गई थी,
और दूसरे दिन जब वहाँ पर पहुँचे तो लोग अपना अपना वैल्यूएबल सामान ढूंढ रहे थे रक्शे के अंदर, उसके नीचे, बर्फ़ के नीचे। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो टाटा स्टील ज्वाइन ही किया था। हाँ। और आते से उन्होंने 10,000 रुपीज़ दिया था, जो मेरे लिए 10 lakhs का जैसा था उस टाइम उस पर। जमाने में 10,000 रुपए। 94 में, 84 में, 84 में। हाँ। तो मेरे पास ऐसा सामान तो कुछ नहीं था, लेकिन मैं दुर्गा की मूर्ति ढूंढ रही थी। जब मैंने हाथ से नीचे, बर्फ़ के नीचे हाथ से उसको फील करना किया तो मुझे कुछ हार्ड चीज़ लगा। मुझे लगा हाँ, मूर्ति सुरक्षित है और वो मुझे बहुत ताकत, उससे भी इतनी पॉजिटिविटी कि हाँ। और मैं दुर्गा की मूर्ति निकाल, उस समय तो मैंने शेयर नहीं किया, शायद लोग हाँ, हंसेंगे या हाँ। कुछ करेंगे। अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, आज ये क्यों ये बात चीज़ है। बहुत स्ट्रेंथ देती है। और ऐसा पूरा इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें। और अब दुर्गा की मूर्ति मेरे पास में है, हनुमान चालीसा है, तो मैं सच में बता रही हूँ, मुझे बहुत, मेरा हौसला बहुत बुलंद था और मुझे लगता था मेरे पास शक्ति है। तो ये मैम तब से लेकर आज तक अगर हम हाँ। बात करें तो कुछ चीज़ें बदली, क्योंकि जब आप ये सब कर रही थी उस ज़माने की बात करें या आज के भी ज़माने की बात करें, तो औरत के मायने यही समझे जाते हैं कि शादी करना है, अपना बच्चा होना चाहिए, करियर तो ऑफ कोर्स जुड़ गया है, अब तो कई क्षेत्रों में लड़कियां आ रही हैं, लेकिन अभी भी शादी बच्चा ये सब एकदम आपको औरत होने के मायने बताए जाते हैं। आपकी नज़र में औरत होने के क्या मायने हैं, और तब से लेकर आज तक कुछ फ़र्क पड़ा है लोगों की सोच में, अगर आप सिंगल ही बिल्कुल रहना पड़ा, चाहें? बिल्कुल 360 डिग्री पड़ा होगा। जो हम देख रहे हैं, हर चीज़ में बदलाव आया है। आज की नारी आज़ाद है, वो अपना भला बुरा समझती है, पढ़ी लिखी है, बहुत एक्सपोजर है, घूमते हैं दुनिया भर में और उनको मालूम है अपने विषय में, अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस वो भी पता है लोगों को। और हर तरह की आज़ादी है, पहनने की आज़ादी है, आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में उसकी आज़ादी उस है। वक्त से कुछ चेंजेस लगता है आपको? आपके बहुत गांव में चेंजेज भी है, चेंजेस आए बहुत होंगे? बहुत। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे गांव में तो हर घर में लड़कियां अभी एम्पावर्ड हैं, वो जॉब कर रही हैं। ये मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत। आप मैम माउंट एवरेस्ट विजेता बनी, लेकिन आप रुकी नहीं। आपको इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने, जो तत्कालीन थी, उन्होंने कहा कि मुझे और ऐसे बजेंद्री पाल चाहिए, जी और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की मदद से आप लगातार जो है एवरेस्ट विजेता तैयार करती रहीं, चाहे विनीता सोरेन हो, अरुणिमा हो, सबको आपने ट्रेन किया। तो आपका सिलसिला रुका नहीं और अभी भी नहीं रुका। इतने सारे साहसिक अभियान आपने किए हैं, गंगा की सफाई हो या फिर आपका जो था डेजर्ट में वो था इंडो नेपाल, आपको सबसे ज़्यादा यादगार कौन सा लगता है? हर जो भी मैंने किए हैं वो सब यादगार है। मेरे ज़िंदगी को एक बचेंद्री को बचेंद्री बनाती है वो सारी चीज़ें। उसमें कोई कोई छोटा या बड़ा या कुछ अच्छा या बुरा नहीं। वो सारे अनुभव से ही मैं जो अभी तक मैं जो कर पाई है, जिससे मुझे बहुत प्यार, मान, सम्मान मिला, वो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। जब एवरेस्ट क्लाइंब के नीचे आ रही थी तो मेरे दिमाग में ये था कि व्हाट इज नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है। और तब मुझे अपने ही मैंने जीवनी लिया कि मुझे कितना मुश्किल हुआ यहाँ तक आने में। उस गांव में जो माइंडसेट था, जो सोच थी लोगों की, वहाँ से मुझे बाहर निकलने में कितना मुश्किल लगा। अगर लड़कियों को पहले अपॉर्चुनिटी मिला होता तो शायद मेरे से पहले भी लोग क्लाइम कर चुके होते। ये सोच मुझे आया और मैंने कहा ठीक है, अब मैं इसके बाद मैं ज़रूर विमेन लोगों के लिए कुछ करूँगी। एंड मैं इतनी फॉर्चुनेट, इतनी सौभाग्यशाली रही कि जब मैं टाटा में आई और ग्रैंड रिसेप्शन दिया और रूसी मेहदी जी थे, तो उन्होंने जब अनाउंस किया एक फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट के लिए, वो तो एक हैरानी की बात थी। एडवेंचर के विषय में लोगों में जागरूकता नहीं है और ये फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए हमारे जो विजनरी लीडर्स हैं उनका ये विजन था कि एक ये होना। ये अब पहला था ना मैम भारत में अपने पहला तरह का पहला concept, हाँ बिल्कुल। टाटा का। अभी भी मुझे नहीं लगता कोई कॉर्पोरेट हाउस में एक फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स हो सकता है, लेकिन एडवेंचर तो उसमें मुझे पूरा एम्पावर किया। और उसके बाद तो कोई वो जो एक इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म मुझे मिला, उसके द्वारा मुझे मौका मिला टू रीच आउट टू द मासेज। और जो मेरे ड्रीम थे, जो मैं करना चाहती थी, वो मैं टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के थ्रू मैं कर पाई। और मैंने ज़्यादा ध्यान दिया विमेन एम्पावरमेंट पे। हाँ, वो हम लोगों ने भी आपके साथ साथ एक यात्रा की कि जब भी आप किसी को विजेता बनाती थी, आपके ट्रेनिंग में वो विजेता बनकर खासकर कोई महिला आती थी, फिर हम उनके इंटरव्यूज करते थे। और आप हमेशा एक बात कहा करती हैं कि पहाड़ से हम नहीं जीत सकते हैं,
हम जो हमारे भीतर के डर है, तो आपके अंदर जो ये भावना थी आपने उसको देखा और दूसरे लोगों को फिर आप उस डर को निकालने में मदद करती हैं। हम लोगों ने जो देखा अभी तक का जो अनुभव है आपके साथ, तो ये जो आपका कार्य है, इस विषय पर एक मूवी भी आई है, ऊंचाई। पता नहीं शायद आपने मूवी देखी है या नहीं? देखी मैंने, नहीं देखी है अभी देखी ना? देखी देखी ना? तो हाँ, कैसी लगी मैम आपको मूवी, और आपको लगा कि जो एक आपने एक कार्य किया है कहीं ना कहीं उस चीज को टच करता है ये मूवी जो है? डेफिनेटली टच करता है और बहुत अच्छी लगी मुझे वो, बहुत ही अच्छा रोल था सबका। और उस एज ग्रुप के लोग थे तभी भी, मतलब कोई एज कोई लिमिट नहीं है। और अभी हमने एक 50 साल से ऊपर की महिलाओं का भी एक ट्रांस हिमालय भी किया था। हाँ, ट्रांस हिमालय 7 महीने तक चला था ना फिट मैम? एट 50+ विमेंस ट्रांस हिमालय एक्सपीडिशन, वो भी जरूर उनसे ही मिलता जुलता था कि हाँ। उसमें उस मतलब रिटायरमेंट के बाद हाँ। भी उन्होंने एक सपना था और वो किया। तो ये सब था। मेरे पेरेंट्स से मुझे यही मिला था कि एक अच्छे वैल्यूज़ मिला था कि मेहनत और ईमानदारी। तो जो भी टास्क मेरे सामने आया उसमें मैंने यही किया लगातार जब तक मैं काम पे रही हूँ। और मैंने मेहनत और जो टास्क सामने मिला उसको 100% दे के करना, गिव अप नहीं करना। और बस लगातार ये सब भी करती रही। और टाटा स्टील ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी वो प्लेटफॉर्म के द्वारा, जहाँ पर मैंने वो वैल्यूज़ को प्रैक्टिस किया और लोगों की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला पाई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। वो एक औरत होने के नाते क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली वो सुविधाएं नहीं होंगी, टॉयलेट्स नहीं है, और तो वो जो एक चैलेंज होता है, तो इस वजह से भी बहुत लोग आना नहीं चाहते हैं। तो आप बताएंगे कि कैसे आप लोग उस चैलेंज से निपटते हैं और कैसे हम इस चीज़ से इस माइंडसेट को हटाकर फिर हम आ सकते हैं उस स्पोर्ट्स में, या जो ये इलाका है जहाँ हम अपना साहसिक शुरू अभियान कर शुरू में सकते तो माउंटेनियरिंग में तो लड़की होना ही एक चैलेंज था कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं। और उनको इस तरीके से देखना, वो भेदभाव की भावना से, जो शुरू शुरू में हम लोग माउंटेनियरिंग किया था हम लोगों ने, तो हमको वो भी फेस करना पड़ा था। लोग किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं कि नहीं नहीं तुम लोग बैठे रहो हम लोग कर लेंगे, इस तरह का सोच ज़रूर था। और पहाड़ तो कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। अगर आप में विल पावर है, आप फिट हैं, आप तो पहाड़ तो खुले बाहों से आपकी स्वागत करती है। तो जो जिसका एक एग्जांपल है, जो 1993 में मैंने इंडो नेपलीज विमेंस एवरेस्ट एक्सपीडिशन लीड किया था, तो उसमें जब मैं जा रही थी उसकी ट्रेनिंग दे रही थी तो लोगों ने बहुत अपोज किया, बहुत लोगों ने। अच्छा। पूरा वो जो मेल डोमिनेटेड लोग थे माउंटेनियर्स, बाहर वालों ने तो बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जो कुछ कुछ फ्रस्ट्रेटेड माउंटेनियर्स थे जिनको ऐसा मौका नहीं मिला था, विमेन को मिल रहा था, तो वो बहुत कुछ लोगों ने अड़चने, बहुत बाधाएं आगे लाने की कोशिश की, बहुत घटिया रिमार्क्स किया। अच्छा। कि हाँ ईव्स आर रेस्टिंग, एवरेस्ट को डिफाइन किया, ईव्स आर रेस्टिंग। इस तरह से कई और बातें हैं। लेकिन मैंने बहुत ट्रेनिंग पे ध्यान दिया, उन लड़कियों को इतना कुछ ट्रेनिंग करवाने पे, एक्सपीडिशंस, खुद मैं प्रेजेंट होती थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी। लड़कियों को अगर हम मोटिवेट करना चाह रही थी मैं उस टाइम पर, तो उसमें मुझे हमेशा खुद प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं होती तो लड़कियों को का मोराल हाई होता, उनके घर वाले, शुरू में खासकर जमशेदपुर में भी जो भी प्रोग्राम होता था मैं जरूर उसमें भाग। हाँ, तो मैम कैसे लड़कियों को आप समझाते हैं कि वहाँ पे कैसे चुनौती का सामना करेंगे? वहाँ पे बहुत सी प्रैक्टिकल बातें हैं जो आमतौर पे हम लोग नहीं बात करना चाहते, और इसी डर से लोग नहीं जाती हैं महिलाएं। तो कैसे ट्रेन करते हैं, क्या बताते हैं, कैसे उन हालातों में कैसे करते हैं, मतलब जहाँ आपको ओपन स्पेस है या बर्फ है या ऊंचाई है? तो अगर ये ऑल विमेन टीम होती है तब उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बाकी चीज़ मैनेज हो ही जाता है। हाँ। क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होता है। आप उस जगह रिमोट से रिमोट जगह पहुंचने में आपको टाइम लगता है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में टाइम लगता है। तो धीरे धीरे एक्लिमेटाइज हो जाते हैं और माइंडसेट बन जाता है वो सब कुछ। और खासकर लड़कियों की टीम है अगर, तब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर मिक्स्ड ग्रुप है तब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और पहले पहले तो क्या होता था कि रोप अप होके जाते थे। आजकल तो पहाड़ों में लोगों ने रस्सियाँ फिक्स कर देते हैं एक्सपीडिशन वाले, और फिर रस्सी में अपना इंस्ट्रूमेंट जो भी लगा के चढ़ते हैं। तो लेकिन पहले जब रोप अप होके जाते थे ये होता तो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है। अगर बीच में किसी को जाना है तो लोग जो आगे अगर जेंट्स हैं, बाहर पीछे भी जेंट्स हैं, तो उनको
बता देते थे भाई तुम पीछे मत मुड़ना, पीछे वालों को कहते तो तुम पीछे की पीछे तरफ मत देखो, जाना। आगे मत देखना, बस ऐसे करके। अंडरस्टैंडिंग आपस हाँ में जो बिल्कुल, वो तो करना ही पड़ेगा हालात के मुताबिक, और जो भी जाते हैं वो तो प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, और लोग पढ़ के जाते हैं एक्सपीडिशन में। अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो बेस कैंप में बिल्कुल बने हुए हैं आपके टॉयलेट्स के और सारा कुछ, अभी तो कुछ नहीं है। लेकिन हायर कैंप्स में फिर वही है, बहुत ही प्रैक्टिकली आपको करना पड़ता है, और वहाँ पे इतना कुछ रह भी नहीं जाते कि अरे ये लड़कियां हैं ये लड़के हैं। वहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं लोग बाग, वहाँ पे कोई मास्क वास्क नहीं है, तो बस सिचुएशन के मुताबिक इंसान जाते हैं। ढल ही जाते हैं। चल जाते हैं। पर प्रॉब्लम होता है, हाँ। बहुत प्रॉब्लम और होता ये है। भी एक सीख है, वो जीवन के प्रति भी दृष्टिकोण को अब जब बदलती है। आप अडॉप्ट नहीं करेंगे उस सिचुएशन को तो आप जा ही नहीं सकते हैं। आज इतने लोग जा रहे हैं तो अभी वो मेंटली प्रिपेयर्ड होके भी जा रहे हैं। अभी कई जगह लोगों ने बहुत सुविधाएं भी कर दी हैं, जैसे जो ट्रैकिंग के ग्रुप्स जाते हैं अभी वहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट्स बना के जाते हैं। वो अच्छा। मूवेबल होता है, टेम्परेरी होता है, इम्प्रोवाइज्ड टॉयलेट्स बने होते हैं। तो अभी तो काफी कुछ, पहले ये सब सुविधाएं पहले नहीं थी। तो बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं तो इसमें आपका भी तो योगदान माना जाएगा, क्योंकि मैम आपने हमेशा कचरे की जो मुद्दे हैं उसको उठाए कि जब जाते हैं पर्वतारोहण में या नदी किनारे, आपने गंगा सफाई अपने एक वो अभियान भी चलाया था, पूरी सफाई की थी, आपके नेतृत्व में किया था। तो जो पहाड़ पे जिम्मेदारी के साथ जाएं, कचरा न फैलाएं, तो क्या लगता है कि इन कुछ सालों में उस पर ध्यान दिया गया है अब पहले से ज्यादा? ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और वो मैंने 1993 जो इंडो नेपलीज वुमेन्स एवरेस्ट एक्सपीडिशन लीड किया था, तो उस टाइम पर तो बहुत कमर्शियल हो गया था। एक एक टाइम पर 17-18 एक्सपीडिशंस होते थे पूरी दुनिया से। और जब मैंने क्लाइम किया था तब एक ही एक्सपीडिशन होता था। तो आप सोच सकते हैं पोल्यूशन का तो कोई एंड नहीं था वहाँ पे। तो अंदर से ही एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि मैं जब एक्सपीडिशन वाइंड अप हो रहा था तो मुझे लगा कि हम कुछ कुछ जो वेस्ट हैं, जो गार्बेज हमारे एक्सपीडिशन से हुए हैं, उसको वापस लेने के बाद, और करीब 500 केजीज गार्बेज हम वापस काठमांडू लेके आए। लेकिन उसी के दूसरे साल के बाद ये कंपलसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया। अगर आप अपना जो वेस्ट हैं, जो भी हैं कार्टन्स वगैरह जो यूज के हैं, रैपर्स वगैरह, अगर आप वापस नहीं लेके आते हैं तो आपको पेनल्टी होगा। अच्छा। तो लेकिन हमारे टाइम पर जब तो वो अंदर की भावनाएं थी, वो था, और वही भावना रिफ्लेक्ट होता है मेरे TSF में भी। अभी हेमंत के लीडरशिप में हो रहा है, वेरी पर्टिकुलर, बहुत कुछ कर रहे हो एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और फिर हमने एक मिशन गंगे किया था, करीब 50-60 हजार केजी गार्बेज हमने खुद पिक किया था और नगर पालिका के द्वारा उसका डिस्पोजल किया था। और मैंने 1994 में भी एक एक्सपीडिशन किया था गंगा में, महिलाओं का, स्पेशली वीमेन गई उसमें थी भी हमने बनारस, स्पेशली और विमेन का, वहां से लेकर हावड़ा तक वो पूरी जर्नी थी। तो मैंने बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग एक्सपीडिशन किए और विमेन के साथ में, क्योंकि जो हम सोचते थे कि कभी हम कर नहीं पाएंगे या इससे पहले हुआ नहीं है, तो वो हमने किया था। वो ट्रांस हिमालय बोलिए या गंगा का पूरा हरिद्वार से हावड़ा, तो बहुत क्लीनिंग किया हमने। यहाँ तक कि कोई कोई जगह तो डेड बॉडी थे, उसका भी डिस्पोजल किया हमने प्रॉपर वे में, क्लीनिंग किया एंड तो मुझे याद है वो वीडियोस भी, मुझे याद है जो हम लोगों ने देखे थे, जो डेड बॉडीज भी आप उठा रहे थे। जी हाँ। तो मैम इतने सारे बातें हैं कि आपके साथ तो जितनी भी बातें करो कम है, और इतने सारे साहसिक अभियान हैं, अगर उन सब की हम डिटेल में बात करें हमें बहुत समय चाहिए, लेकिन हर अभियान से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी भी आप लगातार कर रही हैं, अभी तक आपके अभियान जारी हैं, कौन सा ऐसा कार्य जो करना चाहते हैं जो नहीं कर पाए, जिसकी कसक है कि मैं ये नहीं कर पाई या मुझे करना है? वैसे तो मैं सोचती हूँ एक ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत कुछ करना था, अभी बहुत कुछ करना था। और अभी मैं करने वाली हूँ, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का स्पॉन्सर्ड एक प्रोग्राम है, जीप सफारी। वो मैंने पहले कभी नहीं की थी, पहली बार कर रही हूँ। और इसमें वही औरतें हैं जो 50 साल से ऊपर है, 70-71 साल तक भी। अच्छा, उनको एटलीस्ट उनको एटलीस्ट हमने एक प्लेटफॉर्म दिया कि भाई तुम ये मत सोचो कि 50-60 साल के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। आप वो इनिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये फिट इंडिया के बैनर के नीचे हमने लास्ट ईयर किया था। और ये सीनियर सिटीजन को ये मैसेज देने के लिए, या बच्चों को भी, कि फिजिकल एक्टिविटी कितना इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में होने वाला है, ये 10 अक्टूबर से
शुरू कहाँ होने पे वाला होगा है, मैम ये? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल हाँ, प्रदेश। उसमें जीप सफारी है और एक बैलीज ट्रैक है अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा टफ है, और टफ इसलिए भी है कि ये 70 साल की महिलाएं हैं, 60 65 67 साल और 70 साल की महिलाएं कर रही हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट है कि हम वो एक्सपीडिशन करें और करते रहें आगे भी। करते रहे, ये चलता रहेगा। तो मैम जमशेदपुर को कितना मिस करते हैं? अब आप अपने गांव में रहती हैं वापस। गांव में भी नहीं रहती हूँ मैं, बहुत ट्रैवल करती हूँ, घूमती रहती हूँ। जमशेदपुर तो मेरी आत्मा में है। आप सोचिए, जब 25 साल मैंने 35 साल मैंने यहाँ गुजारे, तो आपसे ज़्यादा मैंने जमशेदपुर को देखा है, यहाँ की गलियों को, इसमें बदलाव होते हुए भी देखा है। मैं ये जब बोलती हूँ तो मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ। डलमा का आप हर रूट बताइए, मैं कहाँ पे कौन सा पेड़ है, कहाँ पे थोड़ा बोल्डर्स है, कहाँ पे थोड़ा फ्लैट चलते हैं, कहाँ से फिर स्टीप हो जाता है, सब कुछ एकदम मैं विजुअलाइज करती हूँ जहाँ भी होती हूँ। और एक और बात होती है, जब भी मैं किसी शहर का नाम लेती हूँ तो पहले जमशेदपुर जरूर आएगा, जमशेद बोलूँगी और उसके बाद मेरे उस शहर का नाम। बहुत मैं जुड़ी हूँ एकदम अंदर से, आत्मा से। और यहाँ इस शहर ने मुझे बहुत हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, बहुत कुछ दिया। मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती हूँ। आपको अगर हम लोग बजेंद्री मैम की कुछ ऐसी हल्की फुल्की बातें करें, जैसे आपको फिल्म क्या पसंद है, हीरो हीरोइन क्या पसंद है, कभी आपने इस पर कभी बताया नहीं। हम चाहेंगे कि टीवी सी गपशप में आप बताएं। फिल्म कौन सी फिल्म पसंद है? हीरो कैसे, म्यूजिक, या जब आप कुछ फुर्सत में होती हैं, जब मैं आप मैं अभियान नहीं कर रही हाँ, तो क्या हाँ, कर हाँ, रही होती हैं? मैं ज्यादा रियलिटी शो देखती हूँ यार। रियलिटी शो? रियलिटी शो, बिग बॉस भी बहुत देखती थी। हाँ। हाँ जरूर देखती थी। और वो सारे गमा और जो भी ये डांस, ये कितने टैलेंटेड ना, अभी उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, लोग उस टैलेंट्स को बाहर, तो वो मैं देखती हूँ। और मैं लॉन्ग ड्राइव ढाबा में खाना, कल ही गई थी, कल भी गई थी मैं पूरे सारे परिवार बच्चों के साथ में, और भाई राजू, उसका परिवार, और एक परिवार, तीनों मिल करके। वो मेरा बहुत फेवरेट था जमशेदपुर में। संडे की इतनी इंतजारी होती थी, और उसमें फिर वो चौका की तरफ जाना, आदित्यपुर की तरफ से है ना, हाँ, जंगलों भी के तो बीच से, रास्ता है। हाँ वहाँ जाते थे और ढाबा में खाना खाना बहुत पसंद है। ये मेरा फेवरेट चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ यहाँ पे आके। और कहीं जाओ ना जाओ, पर लॉन्ग ड्राइव एंड ढाबा में, रोड साइड ढाबा में खाना खाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, जो मैं पहले नहीं कर पाई हूँ इतने अच्छे से। तो अभी वो सब कर रही हैं। जैसे वो आप कर रही हूँ मैं। पहले से सोचा था आपने कि जमशेदपुर छोड़ेंगे रिटायरमेंट के बाद तो अपने ही गांव वापस जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, ऐसा पहले से तय था? तो वहाँ पे देहरादून में देहरादून मैं मेरा हेड क्वार्टर देहरादून में है। हाँ। और कोविड के टाइम पर तो मैं अपने गांव में ही थी, करीब 1 साल तो लगभग वहीं इधर ही थी। और वहाँ पे वो सारे जगह गई मैं जहाँ मैं बचपन में मैंने घास काटे होंगे, जो मेरे स्ट्रगल के जगह था, तो मैं लोगों से शेयर करती थी। फिर मैं यहाँ आती थी, यहाँ मैं गाय छोड़ने आती थी, यहाँ मैं घास काटने आती थी। तो वो फिर से दोबारा मैंने जिया अपने बचपन को कोविड के दौरान। और फिटनेस भी मैंने बहुत किया। रोज उस पहाड़ी पे जो मैं प्रैक्टिस करती थी, एवरेस्ट की तैयारी करती थी, उन रास्तों में मैं अभी फिटनेस के लिए या वॉक के लिए मैं जाती थी, मंदिरों में जाती थी। तो अभी अगर आप औरतें या लड़कियां जो भी हो, ये स्पोर्ट्स के रूप में क्यों लेना चाहिए एडवेंचर को? इसके बारे में अगर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे, क्यों इस फील्ड में आना चाहिए? स्पोर्ट्स की तो बहुत सारी वैरायटीज, लेकिन इसमें क्यों आना चाहिए? क्या मेन इसमें जो बात है, वो हर स्पोर्ट्स का अपना अपना अलग उसकी है लर्निंग, उसका अनुभव है। माउंटेनियरिंग एकदम अलग से है, स्पेक्टेकुलर स्पोर्ट नहीं है, लेकिन इस टीम बिल्डिंग का जितना है, एक बिलोंगिंगनेस एक दूसरे के लिए। कई स्पोर्ट्स है जिसमें सिर्फ कंपटीशन है, बस किसी को पीछे करके वो आगे जाना है ना। लेकिन माउंटेनियरिंग टीम स्पोर्ट का अगर बात करें तो माउंटेनियरिंग से बेहतर कोई भी स्पोर्ट नहीं है, जहाँ पे आप एक टेंट में रहते हैं, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते हैं, एक थाली में कुछ खाना लाते हैं तो उसको 10 लोग बांट करके खाते हैं, जहाँ पे कोई मास्क नहीं है, आप ट्रू सेल्फ में रहते हैं। और ट्रू सेल्फ में अपने को देख भी सकते हैं, अपने को डिस्कवर करते हैं आपके अंदर, और उससे ट्रेमेंडस सेल्फ बिलीफ आती है। जितना जो चीज़ मुश्किल होता है स्पोर्ट, जितना जो स्पोर्ट में हार्डशिप है, चैलेंजेस है, उससे उतनी ही सेल्फ बिलीफ आती है। अगर सेल्फ बिलीफ है तो आप किसी भी क्षेत्र में आप अपना जो एवरेस्ट आपने सपने में बनाया होगा कि मेरा एक ये एवरेस्ट है, वो ज़रूर आप वो गट्स, ग्रेट, कॉन्फिडेंस और खुशी खुशी से कर सकते हैं। और लिमिटेड रिसोर्सेज में
अपने टारगेट को अचीव करना, तो इसी स्पोर्ट से हम लोग सीखते हैं कि कम से कम सुविधाओं में भी खुश रहिए। और खुद पर विश्वास, यानी हर चीज का सार यही है कि खुद में विश्वास होना चाहिए। जी हाँ। तो बहुत शुक्रिया बजेंद्री मैम, आपने टीवीसी गपशप में हमसे बातचीत की। तो ये थी बजेंद्री पाल मैम। बजेंद्री मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं है और आज इन्होंने खुलकर टीवीसी गपशप में बहुत कुछ बताया और सार यही निकला कि खुद में भरोसा करना है, दृढ़ निश्चय करना है और जो पर्वतारोहण है ये जो एक खेल के रूप में इसको इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतियोगिता नहीं है और यहाँ पर आप जीवन में ये सीखते हैं कि कैसे हम अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में। उम्मीद है कि बजेंद्री मैम का ये जो एपिसोड हम लोगों ने आज शूट किया ये आपको अच्छा लगा होगा, ये इंटरव्यू आपको बहुत कुछ सिखा गया होगा हमेशा की तरह, जैसा कि हमेशा मैम कुछ सिखाती हैं। तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा ताकि हम कुछ इसमें सुधार कर सकें।